डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मयरिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेजर किया जाता है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो अकॉर्डिंग टू WHO, it is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and its function and the processes। यानी कि आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इन ऑल मैटर्स जो रिलेट कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फंक्शंस, उसके प्रोसेसेस के साथ, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन है गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करते हैं कि इम्प्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक तो ये कि इसकी जो सबसे बड़ी जो इम्प्लीकेशन आती है, सेटिस्फाइड एंड द सेफ लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ, द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एज वेल एज द फ्रीडम ऑफ इट डिसीजन। यानी कि एक कपल के पास या एक खातून के पास एक लिबर्टी होनी चाहिए, डिसीजन पावर होना चाहिए कि वो खुद डिसीजन करे कि उन्होंने कितने अपना फैमिली साइज़ क्या रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। तो ये जो डिसीजन है ये सोली ऑन द बेस ऑफ द फैमिली की या खातून की मर्ज़ी के ऊपर होना चाहिए। थर्ड जो है, एसेस टू एप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी जो आपकी रिक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं, जो एप्रोप्रिएट हैं आपके लिए, जो आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मिलनी चाहिए। और उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास आ जाती हैं, वो हम इसको अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो फर्दर हमारे पास आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर या रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इट्स रिलेटेड टू द सेक्शुअल लाइफ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इग्नोर ड्यू टू वीमेन लो स्टेटस इन मैनी लोकेल्स। अच्छा, बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वीमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को उस तरह से केयर नहीं की जाती है, बिकॉज उनका स्टेटस लो है। एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, खवातीन के पास इनकी एम्पावरमेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है कि खुद अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में डिसीजन ले सकें, या वो ये डिसाइड कर सकें उन्होंने फैमिली अपनी कितनी रखनी है, उन्होंने बर्थ स्पेसिंग कितनी करनी है, और उनको जो ड्यू ट्रीटमेंट है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो मिलनी चाहिए। अच्छा, एक जो फर्दर हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो है सेक्सुअल बिहेवियर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी इज प्रिकर्सर फॉर नियरली ऑल द रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम्स। जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका है एज एट मिनार्की, एज एट सेक्सुअल इनिशिएशन, कि आपकी शादी कब हुई, टीनेज में हुई या डिलेड मैरिज हुई आपकी, या फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज द STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसका रेट ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इसमें जो है एस टी आई में क्या होता है, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है ना, ये मोस्टली थ्रू ये इसमें मोस्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा था वो आपके पार्टनर के थ्रू मोस्टली आपको हो रहा होता है, या अनहाइजीनिक मेजरमेंट की वजह से हो रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस थिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर आपके पास ये कंट्रासेप्टिव यूज़ आ रहा है, कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस कितनी है आपकी, और उसकी जो आप कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कितनी है इफेक्टिवनेस। फर्दर जो हमारे पास अगर हम मज़ीद देखते हैं कंपोनेंट्स में ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो इस चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट। चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर फिर हम ले लेते हैं स्टिल बर्थ को, इन्फेंट मोर्टेलिटी को, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, पेरी न्यूनेटल मोर्टेलिटी को हम इसमें लेते हैं, कवर करते हैं, और अंडर 5 मोर्टेलिटी। अच्छा, अगर हम वन बाय वन देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो वो मोर्टेलिटी है जो कि अंडर 1 ईयर के बच्चों की है। न्यूनेट मोर्टेलिटी वो होती है जो बच्चा बर्थ के बाद विद इन 28 डेज तक न्यूनेट पीरियड होता है। अगर बच्चा इसी 28 डेज़ के दरमियान उसकी डेथ होगी तो वो न्यूनेटल मोर्टेलिटी में आती है। पेरी न्यूनेटल मोर्टेलिटी ये है कि फ्रॉम द आपकी जो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके आपका जो फर्स्ट 7 डेज आफ्टर बर्थ तक जो है वो पेरीनेटल मोर्टेलिटी पीरियड होता है। मीन अगर आपकी फर्स्ट 7 बर्थ के बाद फर्स्ट 7 डेज में डेथ हो गई है और 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद हुई है, दैट इज़ नोन एज द पेरीनेटल मोर्टेलिटी। स्टिल बर्थ ये है कि वो आपकी 20 वीक से टिल 28 वीक के दौरान अगर फीटस जो है वो एक्सपेल हो गया या उसकी ख़त्म हो गया, दैट इज़ नोन एज अ स्टिल बर्थ। या जो प्रेगनेंसी है वो उसका जो बर्थ है वो लाइव आउटकम नहीं है, लाइव प्रेगनेंसी नहीं, आउटकम लाइव नहीं आया, डेड बच्चा पैदा हुआ है, दैट इज़ नोन एज अ स्टिल बर्थ। अंडर 5 मोर्टेलिटी ये
वो बच्चे जो कि अंडर 5 ईयर्स पे जिनकी डेथ हो जाती है, 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो जाती है। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी मैटरनल मोर्टेलिटी। किसी भी खातून की डेथ अगर हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, लेबर और इन द प्रोसेस ऑफ दिस बर्थ, किसी भी टाइम में एंटीनेटल पीरियड में या पोस्ट नेटल पीरियड में, तो वो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में काउंट करते हैं। और इसका जो रेट है इट्स ऑलमोस्ट 99%। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है हमारे पास। उसकी मेजर काजेज़ क्या है हमारे पास? एक तो हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है अगर डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम आया, ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन आई इन द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, या अगर मदर को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हुई, उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसको डायबिटीज़ हो गई ड्यूरिंग दिस इसके प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस में एड ऑन होता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से एक्लैम्पिया काज हो सकता है और मैटरनल मोर्टेलिटी उसकी वजह से उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जो फर्दर एक और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर कि कंसीव से लेकर टिल डिलीवरी तक जो पीरियड है जिसमें माँ अपना चेकअप कराती है डॉक्टर्स को, दैट इज़ नोन एज एंटीनेटल पीरियड। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इस पीरियड में आप प्रेगनेंसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस जो बेबी के साथ या माँ के साथ हो सकती हैं आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो फर्दर आप उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते हैं या काउंसलिंग कर रहे होते हैं, इम्यूनाइजेशन उनकी कर रहे होते हैं, माओं को जो हिफाजती टीके लगते हैं हमल के दौरान वो लगाते हैं, उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड जो है काउंसलिंग करते हैं और ये बताते हैं कि बच्चे के लिए माँ के दूध की हिफाजत के बारे में या बर्थ के बाद उसने बच्चे का किस तरह से करना है, कुछ जो हेल्थ मैसेजेस हैं वो इस टाइम पे दिए जाते हैं मदर्स को। डिलीवरी या न्यूबॉर्न केयर के बारे में भी बताया जाता है और हाइजीनिक मेजर्स के बारे में भी बताया जाता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन एनी कंट्री, जो कि इंपॉर्टेंट है। इट्स राइट फॉर द एवरी वुमेन कि उसको ये जो है सारे सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए इन द प्रोसेस, जब उसकी जो एक रिप्रोडक्टिव एज का टाइम पीरियड है जिसमें एंटीनेटल केयर है आपका, आपकी जो है सेक्सुअल बिहेवियर की एक्टिविटीज़ हैं और बाकी जो हमने डिस्कस की चीज़ें कि आपकी जो जिसके थ्रू आप चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, पेरिनेटल मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं, स्टिल बर्थ को कम कर सकते हैं, वो सारी जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन कि उसको उसकी एज चाइल्ड बेनिंग एज में ये प्रोवाइड किए जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।